लिहाजा आज भी मैं हुकाम बाला से कहता हूँ, आज भी मैं फॉर्म 47 से बने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि अगर आप 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं अपने ट्विटर के पैगामात पे, तो याद रखिए आपके बयान को भी और आपसे पहले आपका प्लांटेड वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के बयान को भी हम जूते की नोक पे रखते हैं और मसले फ़लस्तीन के अलावा किसी और रियासत को हम लोग फ़लस्तीन के अलावा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, हम जो पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक चला रहे हैं वो सिर्फ इस मामले को जिंदा रखने के लिए है, और हम आज भी समझते हैं कि हम अपना हक पूरा अदा नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमारी इस कॉन्फ्रेंसों से हमारे इन प्रोग्रामों से फ़लस्तीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं उन पर शायद असर ना पड़े, लेकिन हमारी इन कॉन्फ्रेंसों से हुकूमत पाकिस्तान पे असर ज़रूर पड़ेगा कि वो अंग्रेज़ों की दलाली करने में थोड़ी सी कमी करना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से नौजवान नस्ल के कायद जनाब शहीद हैदर सियालवी साहिब, हम अपने बकर शहर में इतने मेहमान नवाज हैं और अपने मेहमानों को किस तरह अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। मोहतरम जनाब और मुलाकात भी इंशाअल्लाह हो जाएगी। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, हम उनको वेलकम करते हैं। मोहतरम जनाब आसिफ सियालवी साहिब, सदर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी बहरीन है। यहाँ पर हमारी कॉन्फ्रेंस में आए, हमें इज़्ज़त बख्शी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज़ादी फ़लस्तीन और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान। हम लोग इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं हर लिहाज से, चाहे वो हमारे इलाकाई लेवल हो और चाहे हमारा वो मुल्की लेवल हो। तो हम लोग नौजवान हैं, तो नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। हमारा भी ये अज़म है, हमने इसी अज़म के साथ, इसी मकसद के साथ इस पार्टी का ज्वाइन किया है। हम शहीर भाई से मिले, हमने उनसे बात की कि हमारे इलाका एक पसमानदा इलाका है, तो हमारे इलाके में आप तशरीफ़ लाएं, हमारे नौजवानों को मोटिवेट करें ताकि वो भी इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मेहमान बहुत दूर से आए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको देंगे ताकि वो अपना जो मंशूर है वो हमारे सामने रख सकें और हमारे हौसला अफजाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबे मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद। सबसे पहले मैं PNP बकर के सदर शेख आतिफ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि क्लैपिंग करके इनको खराज तहसीन पेश करें। हाज़रीन महफिल, आपको पता है कि इस वक्त हमारे ब्रदर मुल्क इस्लामिक मुल्क फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो चुकी है। कुछ दिन कबल हमारे मुस्लिम रहनुमा पॉलिटिकल विंग के सरबरा इस्माइल हानिया की शहादत हुई। मैं अपनी बात का आगाज़ उनको खराज तहसीन पेश करते हुए करूँगा कि जिनका नज़रिया था कि हम तख्त और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम तख्त और तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज़ है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। और उसी वक्त से मिलता है शहादत का सबक जब अपनी माँ की गोद से भी दूध पिया करते हैं। दोस्ताने जी वकार, इस वक्त जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है और इसराइल की जानिब से जो जुल्म की बर्बरियत हो चुकी है, मैं अपने अक़वामे आलम से OIC से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो फिल फोर एक इजलास बुलाएं कि जिसके अंदर ये करारदाद पेश की जाए कि हम एक टास्क फोर्स तश्कील देंगे। वो टास्क फोर्स मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए होगी और उसके अंदर तमाम इस्लामिक ममालिक की अफवाज अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के इस वक्त जो मुल्की मसाइल हैं,
जो यहाँ के इलाकाई मसाइल हैं या ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है, मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। हमारा जो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो हकीकी मानों में नौजवानों की जमात है, जिसका चेयरमैन शहीद सियालवी जो पिछले 13 साल से एक मुसलसल स्ट्रगल करने के बाद आज इस मकाम पर मौजूद है, आज आपके सामने मौजूद है, वो अपना मंशूर अपने आपके सामने पेश करेंगे। मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से एक बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये जो रियासत है ये भी हमारी है, इसके अंदर जो सिस्टम है ये भी हमारा है, सिस्टम चलाने वाले भी हमारे हैं। हमें इस सिस्टम से इख्तलाफ हो सकता है, हमें सिस्टम चलाने वालों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमें इस रियासत से कभी इख्तलाफ नहीं है, इसके परचम से इख्तलाफ नहीं है। मैं आज अपने तमाम नौजवान साथियों से कहता हूँ कि अपने घरों की छतों पर इस सब हलाली परचम को लगाएं और अपने वतन से मोहब्बत का सबूत दें, क्योंकि वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। ये वतन जिसकी बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं समझता हूँ हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना फरमा कर गए हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान को इंडो कर सके, जो पाकिस्तान को तबाह कर सके। तो मैं अपने जो इसके दुश्मन हैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर आप मैली आंख उठाकर देखोगे तो ये पाकिस्तान के नौजवान आपका सर नोच लेंगे। मैं आखिर में आप सबको ये पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी नौजवानों की जमात है, आप सब यहाँ पर नौजवान हैं, आप पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का हिस्सा बने। हमारा मंशूर खुद मुख्तार पाकिस्तान है। पाकिस्तान खुद मुख्तार कब बनेगा? जब हम इसको कर्जों से पाक करेंगे। उसका मॉडल, उसका मंशूर चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आपके सामने रखेंगे। मैं शेर के साथ आप सबसे इजाजत चाहूँगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब हमारे कायद की फरमाइश पर तशरीफ़ लाते हैं हमीदुल्लाह मसूद साहिब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो जैसा कि हमीदुल्लाह मसूद साहब फरमा रहे थे कि ये जो पार्टी है ये नौजवानों की पार्टी है। मैंने अपने कायद को आज से 3 साल पहले जो है वो सोशल मीडिया पे सुनने का मौका मिला, तो आपने यही फरमाते थे कि जो ये पार्टी है ये नौजवानों की पार्टी है और हम चाहते हैं कि नौजवान इसमें आगे हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि जो भी MNA या MPA आता है उसकी क्या वो आता है आपके पास प्राडो में आता है, ठीक है, क्या करता है वोट मांगता है आपसे, आप खुद उसको अपने पैसों से चाय पिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है वो चला जाता है ईवानों में जीत जाता है। लेकिन क्या होता है वो आपके मिसाइल, एक रक्शे वाला जो है, एक जो रेडी लगाने वाला है उसके मिसाइल उसको क्या पता होंगे कि वो अपने बिजली का बिल जो है वो किस तरह देता है। हमारे यहाँ बक्कर के अंदर आपने देखा होगा कि एक ही पार्टी जो है वो जीती है, सारी सीटें उसने ली हैं, लेकिन क्या है वो वस्हाब मोहम्मद वहले बैत मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं 2 मिनट में थोड़ा सा माजी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप हमारी बातों को थोड़ा सा सीरियस लें कि यार वाकई क्या लोग ये मामलात हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो ये बुलंदो बांग नारे या दावे लगा रहे हैं, क्या ये इस काबिल हैं या नहीं है। मेरे भाइयों, आज से 4 साल पहले इसराइल का खैमा लगाए एक बदबख्त पार्लिमान की नाक के नीचे बैठा और 27 दिन से वो इसराइली परचम लगा के बैठा हुआ था। रोज़ाना वहाँ से वज़ीर मशीर भी गुजरते थे, पुलिस और रेंजर्स भी गुजरती थी, MNAs और सेनेटर्स भी गुजरते थे। यहाँ तक कि ये वही पार्लिमान है जहाँ से सदर का भी गुजर होता था और वज़ीर आज़म का भी गुजर होता था।
27 दिन से किसी ने जुर्रत नहीं की थी कि उसको जाके पूछे कि तुम क्यों बैठे हो, और ऐसी रियासत का परचम लगा के जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म भी कर रही है, और ऐसी रियासत का परचम लगा के जिसको पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता। आपको फ़ख्र होना चाहिए कि 27वें दिन जब कोई शख्स जुर्रत नहीं कर रहा था इस 24 करोड़ आवाम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उठे थे, जिसने जाके उसे 2 लितर भी मारे थे और उनका परचम भी फाड़ा था और दुनिया को बताया था मसला फ़लस्तीन पर, क़िबला अव्वल पर, बैतुल मक़दस पे हम समझौता नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस और हॉलैंड में गुस्ताखाना खाके शाया हुए। आपारा चौक इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तमाम जमातों में सबसे पहले, तब हमारी सियासी जमात भी नहीं बनी थी, तब हम यूथ पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म चलाते थे, स्टेट यूथ पार्लियामेंट का जो अलायंस था स्टूडेंट लीडर्स का। सबसे पहले वहाँ पर बैठ के धरना दे के 57 इस्लामी ममालिक में और OIC के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में अगर करारदाद मंजूर हुई गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ और नामूस रिसालत के हक़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस धरने की पादाश में हुई थी और हुकूमत पाकिस्तान वो करारदाद लेके गई थी। उसके ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ जब हम काउंसलर भी नहीं थे, जब सियासी जमात भी नहीं बनी थी। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन का इशू बना, 12-13 हज़ार बच्चों का मसला बन गया। गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट का, जहाँ पर अल्लामा इकबाल ने तालीम हासिल की थी, हमने 2 हफ्ते वो कॉलेज बंद रखा जब तक प्राइवेटाइजेशन का इशू हल नहीं हुआ और 12,000 बच्चों का मुस्तकबिल दोबारा महफूज हाथों में नहीं गया। हम लोगों ने वो कॉलेज खुलने नहीं दिया। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब स्टेट यूथ पार्लियामेंट से पहले मैं अंजुमन तलबा इस्लाम का नाज़िम इस्लामाबाद होता था, तो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कल्चरल वीक में तमाम मुल्कों के स्टॉल जब लगाए गए तो किसी साजिश के तहत इसराइल का भी स्टॉल लगाया गया। ये बात है 2013-14 की। उस वक़्त मेरी उम्र मेरे ख्याल है आप अंदाज़ा लगाएं कि 18-19 साल होगी, और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 33,000 बच्चे पढ़ते थे। देखें, हर चीज़ प्यार मोहब्बत से नहीं होती, मुतालबात करने से नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको अलग-अलग तौर पे करनी पड़ती हैं, फिर दबंग अंदाज में करनी पड़ती हैं। हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बसों के चाबियां खुद ली, उनकी बसों को यूनिवर्सिटी के सामने रखा। 1 हफ्ते तक वो यूनिवर्सिटी बंद रही जब तक डीन कल्चरल साइंसेज को हमने एक्सपेल नहीं करवाया जो उसमें इन्वॉल्व था, तब तक यूनिवर्सिटी को हमने ओपन नहीं होने दिया था। हम लोगों ने तालीमी इदारों में भी ये वाज़ेह किया था कि नज़रिया पाकिस्तान पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। और जब हमारे रियासती चैनल पाकिस्तान टेलीविज़न का एक एंकर पर्सन अहमद कुरैशी इसराइल गया अपना वफद लेके, और इसराइली सदर के साथ उसने मुलाकात की पिछले साल, तब भी पूरा मुल्क ख्वाब गफलत से बेदार होने को तैयार नहीं था और लोग डर इसलिए रहे थे उसके खिलाफ बोलने में कि पता नहीं इसके पीछे कौन सी कुव्वतें होंगी। जो PTV का एंकर पर्सन वहाँ चला गया और उससे किसी ने पूछा नहीं। तब भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये कहा था कि हमें मजबूर ना किया जाए कि 5वीं बार दोबारा इस्लामाबाद आके बंद किया जाए। 24 घंटे का अल्टीमेटम रियासत पाकिस्तान को देते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को कि इसको PTV से फारिग किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे PTV से फारिग करके पूरी कौम को यह मैसेज गया था कि पाकिस्तान कायदे आज़म के नज़रिए पर कायम और दायम है, जिसने कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और अरब ममालिक के कल्ब में दिल में खोपा गया खंजर है जिसे बड़े सगीर का मुसलमान कभी तस्लीम नहीं कर सकता। लिहाजा आज भी मैं हुकाम बाला से कहता हूँ, आज भी मैं फॉर्म 47 से बने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि अगर आप 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं अपने ट्विटर के पैगामात पे, तो याद रखिए आपके बयान को भी और आपसे पहले आपका प्लांटेड वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को भी हम जूते की नोक पे रखते हैं, और मसले फ़लस्तीन के अलावा किसी और रियासत को हम लोग फ़लस्तीन के अलावा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर कि रियासत पाकिस्तान खुद मुख्तार कैसे बनेगी और रियासत पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन को अमली तौर पर फ़लस्तीन का मुकदमा कैसे लड़ेगी। आज से 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में हमारे दोस्तों ने धरना दिया और अतात अड़र साहब उनके साथ बैठ के कह रहे थे कि जनाब हम फ़लस्तीन की इमदाद के लिए जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद बात थी। लेकिन उस बुज़दिल वज़ीर ने क्या किया? उस बुज़दिल वज़ीर ने यह किया कि आज से 4 दिन पहले किसी ने खबर चला दी कि जनाब इस्माइल हानिया का बदला जो ईरान ले रहा है तो पाकिस्तान उसे शायद बैलिस्टिक मिसाइल दे दे। तो अपने अंग्रेज आकाओं को राजी करने के लिए, भाई हमें पता है तुम्हारी हैसियत औकात नहीं है इस हुकूमत की,
कि वो अमली तौर पे फ़लस्तीन के लिए कुछ करे, लेकिन इतनी बुज़दिलाना हरकत करने की क्या ज़रूरत थी कि फ़ौरन उस ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करके बोलता है कि ये फेक न्यूज़ है जनाब, हम कोई मिसाइल शजाइल नहीं दे रहे फ़लस्तीन के लिए। तो इन बुज़दिलों को यहाँ भी अमेरिका राज़ी नहीं हुआ। उसने कहा जी अताताड़न की क्या हैसियत औकात है, हमें ठोस शवाहिद दिया जाए कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे फ़लस्तीन के लिए, उसके हक़ में। तो जनाब दफ्तर खारजा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि जनाब हम वाकई कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ दुआएं करेंगे जुम्मे वाले दिन मस्जिदों में बैठ के, या बहुत ज़्यादा हो गया तो एक ट्वीट करके मजम्मत कर देंगे, और उस ट्वीट में भी दफ्तर खारजा के बयान में भी हम इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक अवाम एहतजाज नहीं करेगी हम तब तक इसराइल के लफ्ज़ भी लेने से, नाम लेने से इनकारी हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हम जो पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक चला रहे हैं वो सिर्फ इस मामले को जिंदा रखने के लिए है, और हम आज भी समझते हैं कि हम अपना हक पूरा अदा नहीं कर रहे। हमें पता है कि हमारी इस कॉन्फ्रेंसों से, हमारे इन प्रोग्रामों से फ़लस्तीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं उन पर शायद असर ना पड़े, लेकिन हमारी इन कॉन्फ्रेंसों से हुकूमत पाकिस्तान पर असर ज़रूर पड़ेगा कि वो अंग्रेज़ों की दलाली करने में थोड़ी सी कमी करना शुरू हो जाएंगे। कम अज़ कम वो आपकी इसी खित्ते के आगे सराइकी बेल्ट के एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था, अफकार अलवी ने, कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं रहा। तो हम लड़ नहीं सके तो कम से कम चीखेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, शोर ज़रूर मचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, खुद मुख्तार पाकिस्तान क्या चीज़ है? खुद मुख्तार पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान जो हम अपना मंशूर रखते हैं, जो अपने फैसले खुद करे। इस वक्त 20 साल हो चुके हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मुआहदे को, और आज तक वो मुआहदा पूरा नहीं हुआ। अगर हो जाता तो जिस रेट में हमें गैस मिल रही है उससे आधे रेट में हमें गैस मिलती। इस वक्त पूरी दुनिया से तेल लेने को हम लोग गवारा कर लेते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी ईरान से ना तेल लेंगे, ना अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से किसी किस्म की तजारत करने को हम तैयार होंगे। जनाब अली क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक अदद बाप जो इन्होंने अमेरिका को बना रखा है वो नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को जब भी मौका मिला, हमें अगर अपना वो मसनूई बाप नाराज भी करना पड़ा तो हम उसे कहेंगे जनाब आप नाराज हो जाओ, हम अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। हम अपने बरादर इस्लामी ममालिक चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो उसके साथ कोई जंग नहीं करेंगे, और अमेरिका के कहने पे तो कभी भी नहीं करेंगे। हमारे जो मामलात होंगे अफ़वाम व तफ़हीम से बैठ के मुज़ाकरात के मेज़ पे हल करेंगे। हमारे दौर में कोई मुसलमान का गला नहीं काटेगा, कोई मुसलमान पे खुदकुश धमाका नहीं करेगा, कोई मुसलमान के खिलाफ कोई तलवार या बंदूक नहीं उठाएगा। मुसलमान को सीने से लगाएगा, तब जाके अल-कुद्स पता हो सकता है। हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम करके, कभी शिया सुन्नी फसाद पे तकसीम करके, कभी बरेलवी देवबंदी फसाद पे तकसीम करके, कभी पंजाबी पठान की लड़ाई करा के, कभी बलोचों में नफरत डाल के, कभी पंजाबियों में नफरत डाल के, कभी सिंधियों में नफरत डाल के, कभी भी हम लोग अपने पाकिस्तान के नजरिया का मुकदमा नहीं लड़ सकते, और ना ही हम लोग अल-कुद्स का मुकदमा लड़ सकते हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ये चाहती है कि हम लोग जब भी आए आपके यकसा तालीमी निज़ाम से लेके आपके हेल्थ के सेक्टर को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके उसके बाद रोजगार के सेक्टर को बेहतर करेंगे। और ये नहीं बताएंगे आपको, ये हम लोग झूठे दावे नहीं करेंगे कि 200 यूनिट या 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त देंगे। पूरे इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और इस वक्त जब बिजली के बिल बार महंगे हो रहे थे और उनसे पूछा गया कि जनाब आप क्यों 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त नहीं देते, तो राना सनाउल्लाह ने कहा अवाम ने हमें तो मैंडेट दिया ही नहीं है, हमें तो किसी और ने मैंडेट दिया है, लिहाजा हम उन्हें राजी करें या अवाम को राजी करें। भाई तुम जिस बाप को राजी करो, अगली बार अवाम कभी तुम्हें जो 2-4 वोट तुम्हें मिले भी हैं ना असल वाले, वो भी नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अवाम इस वक्त अपना फैसला सुना चुकी होगी तुम्हारे मुकाबले में। अवाम इस वक्त किसान मजदूर हारियों को वोट देगी, अपने जैसों को वोट देगी, नौजवानों को वोट देगी, और उन्हें पार्लियामान में पहुंचाएगी। मेरे भाइयों, अपने जहन से ये चीजें निकाल दो। इस बार इलेक्शन में हमें सबसे ज्यादा जो मुश्किलात पेश आई, जाहिर है 2-4 महीने हुए थे पार्टी को बने, लेकिन फिर भी 79 कैंडिडेट 89 कैंडिडेट खड़े करके हम पाकिस्तान की 7वीं बड़ी सियासी जमात बन गए 150 रजिस्टर्ड जमातों में से। हम लोगों ने जरदारी साहब के मुकाबले में भी कैंडिडेट खड़े किए, बिलावल साहब के मुकाबले में भी कैंडिडेट खड़े किए, जानशोरों तक में कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन मेरे भाइयों हमें सबसे ज्यादा मसला ये आया, अवाम के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। अवाम कहती है जनाब तुसी गड्डी खिंड के आओ,
सानू उससे बिठाओ, वत लेके जाओ पोलिंग स्टेशन पे, वत बिरयानी दी प्लेट भी खिलाओ, वत जनाब असी जाके वोट पोल कर सा। तो जनाब ठीक है, जिन्होंने आपको बिरयानियां खिलाई हैं अब बिजली के बिल भी आपको मुबारक हो, जिन्होंने आपको बिरयानियां खिलाई हैं अब गैस के बिल भी आपको मुबारक हो, रोजाना जो तेल महंगा हो रहा है वो भी आपको मुबारक हो। मेहरबानी करनी है मेरे भाइयों, ये शऊर आप लोगों ने देना है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मैं जिंदगी में पहली मर्तबा अगर भक्कर की सरजमीन पे आया हूं तो कितने लोग सुन रहे हैं। यहाँ पर 4 बंदे भी बैठे होते, हम फिर भी अजान देने आते। फकीर और दरवेश का काम अजान देना होता है, फकीर और दरवेश का काम होता है कि अपना पैगाम वहां तक पहुंचाए। वो इकबाल ने क्या कहा था कि दिगर दनाए राज आयद के नायद, ये फकीर बाज आयद के नायद। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मैं आज आप लोगों से कहता हूं कि हम लोग जब भी आए पार्लियामान में, हमारा एक भी MLA MP आ गया तो पहली करारदाद ये लेके आएगा कि जनाब स्पीकर 17 ग्रेड और उसके ऊपर के जितने भी अफसरान हैं, चाहे किसी भी इदारे महकमे के हों, चाहे जुडिशरी के हों या आर्म फोर्सेस के हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, पुलिस के हों, किसी भी महकमे के हों, और उनके साथ साथ MNA MPA सेनेटर, इन पे लाजिम किया जाए कि इनका बच्चा कम से कम 10वीं तक की तालीम किसान मजदूर हारी के बच्चे के साथ एक ही बेंच पे बैठ के सरकारी स्कूल में हासिल करे। जब तक ये करारदाद नहीं आएगी तब तक मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम नहीं आ सकता, तब तक आपका निज़ाम तालीम बेहतर नहीं हो सकता। आप एक करारदाद लाएं, 2 लाएं, 6 ले आए, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता जब तक एक कर्नल जनरल का बेटा, जब तक एक जज वकील का बेटा, जब तक एक DPO CPO का बेटा, जब तक एक सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बेटा, जब तक एक वजीर मशीर और सदर मुमलिकत का बेटा किसान मजदूर हारी के बेटे के साथ एक ही बेंच पे बैठ के सरकारी स्कूल में तालीम हासिल नहीं करेगा, कभी भी नान भाई का बेटा किसी बड़े मकाम पे नहीं पहुंच सकता। वो 1-2 रेयर केसेस होते हैं जिन्हें जियो न्यूज दिखा देता है कि फलां शहर में रेडी वाले का बेटा डिप्टी कमिश्नर बन गया, फलां शहर में जनाब नान भाई का बेटा वहां पहुंच गया। उससे पूछो तो सही कि कैसे पहुंचा। उसकी मां ने अपना जेवर बेचा था, बाप ने अपने दांत डंगर बेचे थे, जो 1 कनाल की जमीन बुजुर्गों से चलती आ रही थी वो बेच के बच्चे को तालीम दी। वो बन गया तो चलो बन गया, लेकिन जनाब अली इसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि आप ये बता दें कि सरकारी स्कूलों की तालीम बहुत अच्छी है। जितना बुरा हाल वहाँ पे है, जितना नवाबों वडेरों जागीरदारों ने अपने जानवर वहाँ पे बांधे हुए होते हैं, जनाब अली ये बदमाशी नहीं चलेगी। जब तक उन नवाबों वडेरों के अपने बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक उन स्कूलों का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। हेल्थ सेक्टर में आते हैं, हमारे साथ फ्रॉड किया गया कि जनाब हम इंसाफ सेहत कार्ड देंगे, ठीक है बड़ा अच्छा काम है, लेकिन जिनको मिल गया उनको तो मिल गया, लेकिन आपको पता है उसमें क्या हुआ? प्राइवेट अस्पतालों में जहां 2 लाख रुपए का एक स्टंट डलता है हार्ट सर्जरी में, उन प्राइवेट अस्पतालों में जहां 2 लाख रुपए का बिल आता है वहां वो लोग 3 स्टंट लिख के 6 लाख रुपए कर देते हैं और रियासत पाकिस्तान को 4 लाख का मुफ्त में नुकसान हो जाता है। ये मिली भगत की जाती है हर जगह पर। जो अरबों खरबों रुपए के हेल्थ कार्ड दिए गए, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी को जब भी मौका मिला वो हेल्थ कार्ड का निजाम खत्म करके वही अरबों खरबों रुपए के बजट से हर तहसील का THQ को अपग्रेड करेगा ताकि आपके किसी भी तहसील के बंदे को जनाब मुल्तान ना जाना पड़े या इस्लामाबाद इलाज कराने के लिए ना जाना पड़े, उनकी दहलीज पर उनका इलाज होए, उससे अच्छी मशीनरी वहां पर मिले। अदरवाइज कभी भी आपके मामला बेहतर नहीं हो सकते। आपका तीसरा सबसे बड़ा मामला, हमारा रियासत पाकिस्तान के लाखों लोग पिछले 6 महीने में पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं दूसरे मुल्कों में, वहां रोजगार की तलाश के लिए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी पूरे खानदान से कर्जे लेकर वो बाहर के वीजे लगाते हैं और चले जाते हैं। ये क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमारी मईशत पे सबसे बड़ा बदनुमा दाग अगर कोई है तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हम लोगों ने, मेरे भाइयों इसको गौर से सुनिएगा, हम जानते हैं कि हर 4था-5वां घर इसका बेनिफिशियरी है, लेकिन ये आपके साथ भी फ्रॉड है और रियासत पाकिस्तान के साथ भी फ्रॉड है। आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे। मैं आपसे पूछता हूं हेल्थ बजट कितना है पाकिस्तान में सेहत का? 27 अरब रुपए। तालीम का बजट कितना है पाकिस्तान में? 65 अरब रुपए। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खैरात बांटने वाला बजट कितना है पता आप लोग? 600 अरब रुपए। हेल्थ के बजट से 20 गुना ज्यादा और तालीम के बजट से 10 गुना ज्यादा। आज बांग्लादेश, जिसे हम कहते थे कि जनाब ये 2 टके के लोग नहीं है, जब तक 3 रुपए इकट्ठे न करो 1 टका नहीं बनता। बांग्लादेश की मईशत कहां पहुंच गई है?
जिन अगवानियों को हम यहाँ से भगा रहे थे कि जनाब ये ठीक नहीं है, हमारी मईशत खराब कर रहे हैं, 4 रुपए मिलाओगे तो 1 अगवानी रुपया बनेगा। वो हमसे 4 गुना आगे चले गए, बंगाली हमसे 3 गुना आगे चले गए, हमसे ही आजाद हुए थे। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरह कोई ड्रामेबाजी नहीं की थी, कोई मुजीबुर रहमान इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, कोई हिंदुस्तानियों ने इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला ड्रामा नहीं रचाया था, कोई उन्होंने मुल्ला उमर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला ड्रामा नहीं रचाया था। उन्होंने प्रैक्टिकली काम किए इन तीनों रियासतों ने। क्या किया? बंगाली क्यों आगे गए? मेरे भाइयों, हमारे साथ आजाद होने वाला एक रियासत जो चीन बनी थी, 1 साल आगे पीछे हुआ, दुनिया की सुपर पावर की दौड़ में चला गया। हमें यहाँ साकिब निसार आके भाषण झाड़ रहा होता है कि जनाब बच्चे 2 ही अच्छे, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो मईशत कंट्रोल में नहीं होगी। साथ उसने बड़े बड़े उलमा भी बिठाए हुए थे कि आप मेरी बात की तायीद करें। तो भाई अगर बच्चे 2 ही अच्छे और ओवर पॉपुलेशन की वजह से अगर मईशत पे बहुत बड़ा दाग बन जाता है, तो भाई सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो वो तो 1.5 अरब की 150 करोड़ लोगों की आबादी सिर्फ चीन में है। उधर क्यों नहीं बच्चे 2 ही अच्छे वाला मॉडल आज से 50 साल पहले लॉन्च किया गया? उधर क्यों नहीं ये बताया गया कि जनाब अली यहाँ बच्चे कम पैदा कर लो, बच्चे खत्म कर लो, ये 150 करोड़ लोग जो है ये इनका रोजगार का काम नहीं हो सकता? ड्रामेबाजियां लगाई हुई है, कोई अल्टरनेट मॉडल नहीं है तुम लोगों के पास। हम लोग जब भी आए इंशाल्लाह ताला ये 600 अरब रुपए का ये जो ड्रामा है इंशाल्लाह खत्म करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जगह फातिमा जना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और 600 अरब रुपए से इंशाल्लाह छोटी छोटी सनतें बना के किसान मजदूर हारी के घरों में लगाएंगे कि जहां पे मछली पकड़ के उन्हें देते हैं, हर महीने उन्हें मछली पकड़ना सिखा देंगे इंशाल्लाह ताला। रोजगार हर घर की दहलीज तक होगा ताकि रियासत की मईशत परवान चढ़े। हमारे देश की बूढ़ी माएँ बेचारी सुबह 4:30 बजे फजर की अजान होते हुए शाम 7 बजे तक हर महीने के शुरू में यूटिलिटी स्टोर के बाहर बेचारी लाइनों में खड़ी होती है कि नवाज शरीफ की तस्वीर जिस आटे के थैले पे थोपी हुई होती है वो आटे का थैला हमें मिल जाए। भाई कब तक ये चलेगा? कब तक हम अपनी रियासत की, अपने देश की माओ बहनों बेटियों की तौहीन करते रहेंगे? कब तक उन्हें अपना मोहताज बनाए रखेंगे? उन्हें खुद कफील बनाओ, वो अपना रोजगार खुद कमाएं, उनको वो कॉटेज इंडस्ट्रीज बना के दो। आपके चित्राल के, कलाश के, गिलगित के जो औरतें शॉलें बनाती हैं सिलाई कढ़ाई की, वो 4000 रुपए की यहाँ बिकती है और दुबई में 25,000 की और बर्तानिया में 40,000 की बिकती है। रियासत पाकिस्तान उसे यूटिलाइज क्यों नहीं करती? सी पैक का सारा मुआहदे में अगर हमें कुछ बचता है तो सिर्फ सी पैक के कंटेनरों के ड्राइवर बचते हैं या सड़क बच जाती है। हमने आज तक चीन से यह मुआहदा क्यों नहीं किया? जहां कमीशन की बारी आई दब के कमीशन मारा है हर हुकूमत ने, लेकिन चाइना से यह नहीं कह सके कि जनाब 10 या 20% इसमें पाकिस्तानी माल होगा। हमारी फैसलाबाद का जनाब कपड़ा जाता है, पड़ोसी नहीं खरीदता 1000 रुपए का, लेकिन कराची जाएगा उसके ऊपर अच्छे वो ब्रांड की तस्वीर लगेगी, वापस आएगा तो 10,000 का भी खरीद लेगा। वही कपड़ा पूरी दुनिया में हम भेज सकते हैं, मिडल ईस्ट में भेज सकते हैं, सेंट्रल एशिया में भेज सकते हैं। अपना सीपैक का मामला ठीक करें। मेरे भाइयों, मेरे लिए बड़ा आसान था, इधर आके सराइकी पंजाबी में आपके साथ मैं बड़े प्यार से बात कर सकता हूँ और कह भी सकता हूँ कि जनाब असी आवांगे तो हिंज कर देंगे, जनाब थोड़ी सड़क बना देंगे, थोड़ी नालियां बना देंगे, थोड़े ट्यूबवेल लगवा देंगे, थोड़े जनाब वाटर पंप लगा देंगे। लेकिन बात याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि कौमें सिर्फ बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं। हम यहाँ गैरत का दर्स देने आए, हम यहाँ मिली यकजहती का दर्स देने आए, हम यहाँ मुत्तहिद होने का दर्स देने आए हैं। मेरे भाइयों, बड़ा आसान था बाकी सियासी लीडर्स की तरह आके आपको सिर्फ सुनहरे ख्वाब दिखाएं। हम आके आपको ये बता रहे हैं कि कौम किस तरीके से बनेगी और हमने वो कौम बनानी है। ये हमारे ऊपर कर्ज है। खुदा की कसम सवाल होगा हम लोगों से। वो माँ भी आके सवाल करेगी जिसने अपनी बेटी को 14 अगस्त के दिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हुए कुएं में छलांग मरवा दी थी कि कोई नापाक हाथ तुम्हें ना छुए। वो एक एक खानदान तुमसे और हमसे सवाल करेगा, मेरे भक्कर के लोगों, जो हिंदुस्तान से दिल्ली से ट्रेनों में आता था लाहौर की तरफ और पूरे रास्ते में सारी ट्रेनें काट दी जाती थी और जब दोबारा ट्रेन आ रही होती थी तो उन्हें कहा जाता था कि रास्ते में काट दिए जाओगे, ना जाओ पाकिस्तान। तो वो कहते थे कोई बात नहीं, काट दिए जाएंगे तो क्या हुआ, दफन तो पाकिस्तान में है। इस वतन को उन लोगों ने एक सिर्फ वतन तक महदूद नहीं रखा था, इसको एक रूहानी रियासत माना था। इसके साथ अपने ईमान का रिश्ता उन्होंने इस्तवार किया था।
उन्होंने नारा हकीकी मैनों में लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज तो हम ज़बानी कलामी नारा लगा, उनको इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब का मालूम था कि जब जबरदस्ती उनके स्कूलों में वंदे मातरम के गीत गवाए जाते थे, जब जबरदस्ती उन्हें कहा जाता कि अल्लाह का नाम छोड़ दो, जय श्री राम बोलना शुरू कर दो, जय कृष्णा बोलना शुरू कर दो, उन्हें पता था आज़ादी किस चीज़ का नाम है, आज़ादी किस नेमत का नाम है। उन्हें पता था वो माँ भी हमसे सवाल करेगी जिस प्रेग्नेंट औरत को पेट उसका चीर के वहां से बच्चे निकाल के और टांगों से खींच के उसके बच्चों के 2 लाख कर दिया गया था। हमसे सवाल होगा क्या हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, ये फैसला आपका है। इकबाल आपको कह गया था कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये तुम पे डिपेंड करता है मेरे फकर वालों कि दुनिया की इमामत करनी है या नहीं करनी है, या नवाज शरीफ की इमामत में चलना है, दुनिया की इमामत करनी है या फिर दोबारा बिलावल साहब की इमामत में चलना है। ये फैसला आप लोगों ने करना है। इन लोगों ने तो अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया था। इन लोगों ने तो अपने इक़्तिदार के लिए उधर तुम इधर हम के नारे लगा दिए थे। असल पाकिस्तान के बानी तो वो बंगाली हुआ करते थे। आपके इमाम आलम कौन थे जो आधे पौने मिनट में 5 हिंदुस्तानी जहाज उठा के राख में मिला दिए थे? कौन था? बंगाली थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, कौन लोग होते थे? हम लोगों ने अपने मोहसिनों के साथ ज्यादतियां की। एक यू खान का जनाजा मैंने पढ़ा। और भाई जब कोई 17 ग्रेड का अफसर भी अपने बच्चे की शादी रखता है ना, तो 6 बार वेदर फोरकास्ट देखता है कि जनाब बारिश तो नहीं हो रही। एक यू खान का जनाजा उस टाइम रखा गया जब ओले पड़ रहे थे ताकि ज्यादा कौम इकट्ठी ना हो जाए और यह सवाल ना करने लग जाए कि एक यू खान को सारी जिंदगी हब से बेजा में क्यों रखा गया, उसे हाउस अरेस्ट करके क्यों रखा गया। इंडिया ने अपने एटमी साइंसदान को कितनी इज्जत दी और हमने एक यू खान को कितनी इज्जत दी। हम इसलिए पीछे रह गए, वो लोग चांद पे पहुंच गए। हम लोगों ने सबक सीखना है। सिर्फ यहां खड़े होकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने से कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होता। कभी भी अमेरिका मुर्दाबाद कहने से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होता। पाकिस्तान से अंग्रेजों के दलालों को हटाने से पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। जो 1857 में अंग्रेजों की गुलामियां करते थे और 1920 की तहरीक खिलाफत में जिन लोगों ने मुसलमानों से गद्दारियां की थी, वो लोग फिर उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें जिन्हें जागीरें दी गई थी जो हमारे ऊपर काबिज रहे। जब तक उन लोगों से आप निजात नहीं पाएंगे पाकिस्तान कभी जिंदाबाद नहीं हो पाएगा हकीकी मैनों में। पाकिस्तान तभी जिंदाबाद हकीकी मैनों में हो पाएगा जब पाकिस्तान की आवाम को पार्लिमान में पहुंचने का मौका मिलेगा। जब किसी और गेट की पैदावार पार्लिमान में जब तक जाते रहेंगे और जब तक फॉर्म 47 की पैदावार पार्लिमान में जाते रहेंगे, कभी भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, जदोजहद करो, जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज से तहिया करो अपने बच्चों को कर्नल जनरल बनाओगे। आज से तहिया करो कि अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट बनाओगे। आज से तहिया करो कि अपने बच्चों को जज वकील बनाओगे, ताकि कल को अगर मैं पार्लिमान में पहुंचूं और हमारी सोच के लोग पार्लिमान में पहुंच जाएं तो आपके बच्चे हमारे पांव ना खींचें, हमारे साथ वो कुछ ना हो जो भुट्टो और इमरान खान के साथ माजी में हुआ था, वो बल्कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हकीकी मैनों में इस मुल्क की आबियारी के लिए अपने प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर दें। जब तक सिस्टम में हमारे लोग नहीं जाएंगे, बाहर बैठ के सड़कों पे सिर्फ नारे लगाते रहेंगे। जब तक आपके बच्चे अफसर नहीं बनेंगे, और अफसर बनाना भी है तो इस नियत के साथ बनाना है कि पाकिस्तान के हकीकी मैनों में इसको धरती माँ समझ के इसकी खिदमत को अपनी इबादत समझ के खिदमत करनी है इस रियासत की। जब तक इस नियत से अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, करने को बहुत कुछ था, पर तय ये हुआ था हम सर बकफ लोग बगावत ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन तमाम जागीरदारों, नवाबों, वडेरों और तमाम मुल्क पे काबिज कुव्वतों और तमाम वो लोग जो किसी और को राजी करने के लिए बयानात दे रहे होते हैं, उनके खिलाफ अला में बगावत बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने मेंटली तैयार रहना है। जो हमारा सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो है, इस मंशूर को लेके इंशाअल्लाह ताला एक एक पाकिस्तान के मसले का हल हमारे पास मौजूद है। आप तालीमी निज़ाम से लेके कहीं तक ले जाएं और इंशाअल्लाह जब भी मौका मिला तो औकाफ के अंदर जितने भी
दरबार मौजूद हैं, जिनका सारा करोड़ों अरबों रुपए का चंदा महकमा औकाफ खा रहा होता है। इंशाअल्लाह ताला उन दरबारों के चंदे से उन्हीं बुजुर्गान दीन के नाम पे यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया जाएगा, जहाँ पर दर्स निज़ामी भी होगा और इंजीनियर डॉक्टर भी पैदा होंगे। दीन तब जाके तक पे आएगा इंशाअल्लाह ताला। हकीकी मैनों में काम हम लोगों ने करके दिखाना है। इंशाअल्लाह मदारिस के अंदर लैंग्वेज कोर्सेज को हम कंपलसरी करेंगे कि हमारा जो बंदा आलिम बन के निकलेगा वो दुनिया की कोई ना कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज जानेगा, ताकि दुनिया में ऑनलाइन कुरान टीचिंग भी कर सके और खुद कफील हो जाए और दुनिया को इस्लाम का हकीकी मैसेज भी दे सके इंशाअल्लाह ताला। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ खुराफात की जा रही हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग अमली तौर पर कानून साजी करेंगे और लिबरलिज्म और नाम नहाद सेकुलरिज्म का गला घोंटेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों ने मुल्ला और मिस्टर की तफरीक को ख़त्म करना है इंशाअल्लाह ताला। हमें जब मौका मिला यूनिवर्सिटी का नौजवान और मदरसे का नौजवान एक पेज पे खड़े होकर ख़त्म नबूवत नामों से रिसालत का दफा करने के लिए मौजूद होगा। दुनिया को यह पैगाम जाएगा। आप लोग इस चीज को शायद जानते हो जिन्होंने इंटरनेट पे देखा है, ये पंखों के नीचे हम लोग 400 बंदे बैठ के अगर ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएं तो किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का नौजवान पैंट कोट और टाई पहन के वहां से निकलते हुए ताजदार खत्म नबूवत की सदा बुलंद करेगा तो मगरिब के अरबों डॉलर्स पे उनकी इन्वेस्टमेंट पे लात मारती जाएगी। और यह काम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया था। जो मुस्तकबिल का इंजीनियर डॉक्टर है, जो मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर है, जो मुस्तकबिल का जज वकील है, हमने उसके दिल में ये चीज डाली। हमने उसे बताया कि ये सिर्फ आपने हमारे मजहबी तबके तक महदूद नहीं रखना, बल्कि जो एक आम नौजवान है उसका भी उतना ही फर्ज बनता है अपने आका की हुर्मत का नामूस का दिफा करना जितना एक आलिम दीन का हक बनता है। ये शऊर देना है, दुनिया में अपना पैगाम आम करना है और अपने एक एक गली मोहल्ले में तंजीम साजी को मुकम्मल करें। अब मलिक साहब से रब्ता करें, आतिफ भाई से रब्ता करें, अपने अपने देहातों की तंजीमें बनाएं, इन ऑर्गेनाइजर से मिल के जाइएगा, अपने अपने देहातों में प्रोग्राम्स कराएं, वहाँ ये पैगाम दें और उन्हें कि हमारे मंशूर को इसका मवाजना करो, इसका मवाजना करो पीपल्स पार्टी के मंशूर से, इसका मवाजना करो नून लीग के मंशूर से। जिसका मंशूर पसंद आए उसका साथ दो, बजाय इसके कि हमारे जहन में गुलामी है कि जनाब मलिक साहब, खान साहब, चौधरी साहब, फलाना साहब, ढमकाना साहब आगे हैं और उसके साथ 6 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है और 12-14 गनमैन है, लिहाजा जनाब वोट तो सही देसूं। जनाब मेरी बात सुनो, वो जो भी चौधरी तुम्हारे पास मेरे भाइयों वोट मांगने आता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो अपनी गाड़ियां तुम्हारे हवाले करके नहीं जाता, वापस साथ ही लेके जाता है। लिहाजा इस बुनियाद पे कभी वोटों का फैसला ना किया करो, अपने ज़मीर का फैसला ना किया करो। ये बात याद रखना, एक बार 5 साल में वो आपको बिरयानी खिलाएगा, बाकी 5 साल जो वो बिरयानियाँ खाएगा ना वो आपकी टैक्स के पैसों की होंगी। लिहाजा अपने ज़मीर का कभी सौदा किसी को नहीं करने देना। आप लोग वो खुशनसीब लोग हैं जो चंद उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद आज भकर में रख दी है। आगे आप लोगों ने जदोजहद करनी है और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे जो सूफी बरकत अली ने प्रेडिक्शन की थी। और इंशाअल्लाह ताला हम वो मंशूर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की पार्लिमान में होंगे, पाकिस्तान के फैसले अमेरिका में या वाशिंगटन DC में नहीं हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी। फिर शोर सलासिल में सरूर अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नत सज्जाद वली है, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, दो हक व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमान जली है, हम राह रवे दश्त बला रोज़ अज़ल से और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भकर वालों आप सारे हमेशा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।